फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। मैं सईद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशन की यूजेस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या होते हैं डायमेंशन और डायमेंशनल इक्वेशंस। आज हम जानेंगे कि डायमेंशन की यूजेस क्या क्या होते हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक है आज का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायमेंशन का यूज़ करना सीख जाओगे तो जेई या नीट में आने वाले बहुत सारे सवालों के जवाब आप आसानी से दे सकते हो। तो बेसिकली चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक जो कि यूजेस ऑफ डायमेंशन पर है। अगर हम डायमेंशन की यूज की बात करें तो मेन इसके जो है 3 यूजेस आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला यूज जो कि है टू फाइंड और टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। ओके, तो ये जो है बेसिकली ये हमारा पहला यूज है। दिस इज आवर फर्स्ट यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल इक्वेशन। देखिए यार, हम लोगों के पास बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, राइट, लेकिन वो सही है या गलत है वो किस तरह से हम चेक करेंगे। तो उसे चेक करने के लिए हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। कैसे? तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये जो इक्वेशन है ये आप सब जानते हो। ये इक्वेशन न्यूटन का फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन सही है या गलत है, ये चेक करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी डायमेंशन आएंगे, इनके दोनों के डायमेंशन कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अगर ये इक्वल आते हैं तो हम कह सकते हैं कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी या फिर गिवन फिजिकल इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर वेलोसिटी का तो डायमेंशन हम सबको पता है कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट द एल रेस टू 1 टी रेस टू माइनस 1 होता है, राइट। सिमिलरली यू क्या होता है, तो यू एक इनिशियल वेलोसिटी होती है और उसका भी जो डायमेंशन आएगा वो भी वही आएगा, एल रेस टू 1 टी रेस टू माइनस 1 आएगा, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्लस साइन की। ओके, तो प्लस साइन दे दिया तो आपको यहाँ पर ऐड नहीं करना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको यहाँ पर ऐड नहीं करना है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल रेस टू 1 टी रेस टू माइनस 2 होता है। ओके, और ये आ गया टी रेस टू 1 जो कि टी का यहाँ पर डायमेंशन आता है। अब आप इसे सॉल्व कर लेते हैं इन द मीन्स ये तो वैसे ही रहेगा, एल रेस टू 1 टी रेस टू माइनस 1। अब क्या यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में इक्वेशंस है, क्या हर एक टर्म का जो डायमेंशन आ रहा है वो सेम आ रहा है? चलो देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका तो है सेम, एल रेस टू 1 टी रेस टू माइनस 1 प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर बेस सेम है तो इंडाइसेस की एडिशन हो जाएगी, तो ये -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1, यानी यहाँ पर भी आ जाएगा एल रेस टू 1 टी रेस टू माइनस 1। इस तरह से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर जो RHS में आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो आपको LHS में दिखाई दे रहा है, जो इक्वेशन आ रहा है हमारे पास, वो RHS के हर एक टर्म में वही इक्वेशन आ रहा है डायमेंशन का। तो इस हिसाब से अगर इस तरह से कोई इक्वेशन आ जाता है तो आप कह सकते हो कि गिवन फिजिकल इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सही है। द गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, तो इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं द गिवन फिजिकल इक्वेशन is dimensionally correct, राइट। तो इस तरह से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन सही है या गलत है उसे डिटरमाइन करने के लिए डायमेंशन का यूज कर सकते हो। एक और यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए। देखिए सेकेंड एग्जांपल मैं यहाँ पर मैं लेता हूँ। अगर आपसे पूछा जाता है, राइट, क्या P यानी पावर पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, और आपको बोला जाता है कि आपको चेक करना है क्या ये गिवन इक्वेशन, यानी यहाँ पर इसे मैं अगर सिंबल में लिखूं तो P विल बी इक्वल्स टू F इंटू वी, और आपको बोला जाता है कि जो गिवन फिजिकल इक्वेशन है क्या वो सही है या गलत है, ये चेक करके बताओ। तो हम इसे डायमेंशन के जरिए से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो किस तरह से चेक करेंगे देखते हैं।
सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर LHS ले लेंगे और फिर RHS के साथ उसको इक्वेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। सो LHS में क्या है आपका, LHS विल बी इक्वल्स टू P। P मतलब पावर, और पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, राइट। तो वर्क, वर्क का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। वर्क का डायमेंशन क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वर्क। वर्क का डायमेंशन होता है L⁻², M⁻⁻1, T⁻⁻²। This is nothing but the dimension of work divided by T raised to 1. Correct? So what is the dimension for that? So total dimension will be equals to L⁻², M⁻⁻1 and T⁻⁻3। ये जो t रहेगा, नीचे का जो t रहेगा ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, इसलिए ये T⁻⁻3। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो। और फिर आप क्या यूज कर सकते हो, RHS को यूज कर सकते हो। तो RHS आप ले लीजिए। तो RHS क्या है, F इंटू वी। आप इसका भी डायमेंशन लेंगे, तो डायमेंशन चेक करेंगे तो फोर्स का डायमेंशन होता है L⁻1, M⁻1, T⁻⁻2। और यहाँ पर वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो L⁻1 और T⁻⁻1 होता है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो L⁻1 और L⁻1 यहाँ पर हो गया L⁻2, क्योंकि बेस सेम है तो इंडाइसेस की एडिशन हो जाएगी। M तो सिंगल ही है यहाँ पर, तो M⁻1 यहाँ पर लिख लेंगे, T⁻⁻2 और T⁻⁻1 यानी हो गया T⁻⁻3। तो अगर हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को देखें तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं दिखते, बिल्कुल इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि RHS जो है, RHS will be equals to LHS. So hence the given physical equation is dimensionally correct. तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो गिवन फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है, फॉल्स है या नहीं। तो हम इस तरह से इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलो एक और इक्वेशन हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या गिवन जो इक्वेशन है वो सही है या गलत है। आपको पूछा जा रहा है कि F इज इक्वल टू mv² अपॉन r², mv² upon r², whether this equation is correct or not, check with the help of the dimension analysis। यानी डायमेंशंस का यूज करके हमें चेक करना है। तो ये रेगुलरली जैसे हम लोग स्टेप्स यूज फॉलो करेंगे, तो जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे यहाँ पर LHS ले लेते हैं। तो यहाँ पर LHS हम सबसे पहले ले लेंगे। तो LHS क्या है, फोर्स है। और फोर्स का डायमेंशन हम सबको पता है क्या होता है, L⁻1, M⁻1, T⁻⁻2। ये फोर्स का हमारा डायमेंशन होता है। अब उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और RHS ले लेंगे। तो अगर हम RHS लेते हैं तो RHS यहाँ पर आता है आपका mv² अपॉन r²। सॉल्व करेंगे इसे तो मास जो कि m⁻1 है यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे। उसके बाद v यानी वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे L⁻2 आ जाएगा, T⁻⁻2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर R⁻2 है। R⁻2 मतलब यहाँ पर ये लेंथ हो जाएगी, तो L⁻2। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ पूरा तो मुझे क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर ये L⁻2 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर ये L⁻2 है, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, L⁻2 और +2 कितना हो गया, 0, यानी L⁻2 0 हो गया यहाँ पर, M⁻1 हो गया यहाँ पर और T⁻2 हो गया यहाँ पर। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कहूंगा। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग देखें तो क्या ये इक्वल दिखते हैं। देखिए इक्वेशन 1 में जो हमारा आंसर आया है वो L⁻1, M⁻1, T⁻⁻2 आया है। लेकिन इक्वेशन 2 में जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है L⁻0, M⁻1, T⁻2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो भी इक्वेशन हमने कैलकुलेट किया है या हमारे पास दिया हुआ है, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। सो वी कैन से दैट RHS is not equal to LHS. Hence, the given physical equation is not correct. Hence, the given physical equation is not correct. तो हमारा सेकेंड यूज जो है, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द SI एंड CGS सिस्टम फॉर द सेम फिजिकल क्वांटिटी। पिछले यूज में हमने देखा था कि किस तरह की कोई भी इक्वेशन करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, राइट। ये डिसाइड करने के लिए हम लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस का यूज किया था।
अभी हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से कन्वर्जन फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं, यानी दो सिस्टम्स को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उन दोनों के बीच में कन्वर्जन फैक्टर निकाल सकते हैं किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग पहला एग्जांपल ले लेते हैं, तो पहला एग्जांपल यहाँ पर है हमारे पास, फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर between SI and CGS system, CGS यूनिट कहेंगे ऑफ फोर्स। ओके, तो हमें क्या करना है, बेसिकली फोर्स, ये जो क्वांटिटी है इसका SI और CGS में क्या कन्वर्जन फैक्टर होता है, ये हम लोगों को डिटरमाइन करना है। ओके, तो चलो हम लोग देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाएगा ये। तो मान के चलते हमको पता ही है कि जो फोर्स का SI यूनिट होता है, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ओके, ये तो हमें पता ही है। एंड द CGS यूनिट ऑफ फोर्स is dyne. So basically what we have to find out, that 1 Newton is equal to how much dyne. What is the question? Question is that 1 Newton is equal to, suppose, X dyne. We don't know the conversion factor. So suppose we consider this is the equation number 1. So हमें find क्या करना है कि 1 न्यूटन जो है कितने डाइन के बराबर है। ओके, जैसे कि हम कहते हैं कि 1 मीटर will be equals to 100 centimeter, right? So that is nothing but the conversion factor. So similarly we have to find out 1 Newton is equal to how much dyne, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो इसे हम डायमेंशन एनालिसिस से किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो स्टेप्स आपको फॉलो करना है। सबसे पहले न्यूटन किस चीज का यूनिट है, तो न्यूटन फोर्स का यूनिट है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे। तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर फोर्स, L⁻⁴ m⁻⁴ T⁻², दिस इज द डायमेंशन फॉर फोर्स, राइट, इज इक्वल टू x। डाइन किस चीज का यूनिट है, डाइन भी फोर्स का यूनिट है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर L⁻⁴ m⁻⁴ और T⁻²। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल करना नहीं है हम लोगों को, इसलिए अगर कैंसिल नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे 1 1 1 और इसको 2 2 2 कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 1 1 1 और इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 2 2 2 इस तरह से लिख सकते हो। अब आपको डिटरमाइन क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना है x। तो ये वाली क्वांटिटी जो है, इस क्वांटिटी को पूरे तरह से आप ये साइड में लेके आ जाइए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वांटिटी को ये साइड में लेके आ जाइए। ओके, तो आपको मिल जाएगा आंसर, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये हो गया आपका L⁻⁴ m⁻⁴ और T⁻², ये एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने। डिवाइडेड बाय ये टर्म ये साइड में आ गई, ये साइड में आने के बाद ये हो गया L⁻⁴ m⁻⁴ T⁻²। ठीक है, यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर x बचता है, राइट। अब यहाँ पर भी आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने क्या कर रखा है, यहाँ पर 1 1 1 कर रखा है, ये 1 1 1 है और यहाँ पर ये 2 2 2 है, भूलना नहीं आप लोगों को। ओके, नहीं तो कैंसिल हो जाएंगे और मैथमेटिकली वो रॉन्ग हो सकता है ना। अब क्या करेंगे, जो सेम क्वांटिटीज है यानी सेम डायमेंशंस जो है उनको सेपरेट लिख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये देखिए L1/L2 पावर रेस टू 1, यहाँ पर लिख लेता हूँ M1/M2 पावर रेस टू 1। ओके, और यहाँ पर लिख लेता हूँ T1/T2 पावर रेस टू कितना है, यहाँ पर पावर -2 इज इक्वल टू x। ओके, तो ऊपर की क्वांटिटी जो है, ऊपर की क्वांटिटी किस में है, ये SI सिस्टम में है, ये किस में है, SI सिस्टम में है, और ये कौन सी है, CGS सिस्टम में है। ओके, तो हमें कन्वर्जन फैक्टर निकालना है, मतलब डाइन में कितना आता है ये निकालना है। तो आपको कन्वर्जन एक्चुअल में CGS में करना है, तो इसलिए जो भी SI सिस्टम है उनका आपको क्या करना पड़ेगा, CGS में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करिए, सबसे पहले लेंथ है,
ये लेंथ है, तो लेंथ किस में मेजर की जाती है? ये एसआई सिस्टम, ऊपर की जो क्वांटिटी ये एसआई सिस्टम है, तो हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर डिवाइडेड बाय सीजीएस में हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। पावर कितना आएगा यहाँ पर? पावर आ जाएगा 1। उसके बाद मास किस में मेजर करते हैं? केजी में मेजर करते हैं, और यहाँ पर नीचे किस में मेजर करते हैं? ग्राम में मेजर करते हैं, सीजीएस में। ओके, उसके बाद टाइम तो दोनों में हम लोग सेकेंड यूज करते हैं, तो इसलिए सेकेंड और ये सेकेंड ही लिखेंगे यहाँ पर। पावर आ जाएगा यहाँ पर -2 का, इक्वल टू एक्स यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है फैक्टर का। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर? ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसे कन्वर्जन करना है हमें, तो मीटर का कन्वर्जन सीजीएस सिस्टम में करेंगे, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। तो ये 100 सेंटीमीटर लिख दिया, डिवाइडेड बाई ये सेंटीमीटर आ गया। ओके, पावर कितना है इसका? तो पावर 1 है। ओके, यहाँ पर किलोग्राम का 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम आ जाता है, तो ये 1000 ग्राम लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहाँ पर? ग्राम हो गया। ओके, उसके बाद ये तो हो गया यहाँ पर 1, इसका पावर 1 है, और इसका पावर हो गया -2। ठीक है ना, कैंसिल हो गया ना ये। तो यहाँ पर जी जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचता है यहाँ पर? ये 100 इंटू ये कितना बचता है? 1000, राइट, इज इक्वल टू कितना बचा? ये तो 1 हो गया, तो ये हो गया x। इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 10⁵ आ गई आपके पास वैल्यू। तो जो x की वैल्यू आपके पास आ रही है, ये x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो इक्वेशन 1, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को? इक्वेशन 1 क्या था हमारा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स डाइन था ना, एक्स डाइन, राइट। तो एक्स कितना आ गया हमारा? एक्स 5, तो इस 10⁵ तो लिख लेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो इस तरह से ये आपको कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पर मिल गया, यानी 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ओके, now let's we talk another example, that is the to find the conversion factor between the SI and the CGS system of work using the dimension analysis। now अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोगों को यूज करना है डायमेंशन एनालिसिस, और हम लोगों को फाइंड करना है कन्वर्जन फैक्टर वर्क के लिए। मतलब ये क्या, वर्क जो यूनिट है एसआई और सीजीएस जो यूनिट है, उनके बीच में हम लोगों को कन्वर्जन फैक्टर डिटरमाइन करना है। तो आप सब जानते हो क्या, वर्क का जो एसआई यूनिट होता है, वर्क का जो एसआई यूनिट होता है, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क होता है जूल, राइट। इसको हम लोग कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। एंड द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। ओके, तो हम लोगों को अब क्या करना है? बेसिकली हम लोगों को डिटरमाइन करना है कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है। तो चलो मान लेते हैं x बी द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन SI and CGS units of work, means 1 joule is equal to x erg, 1 जूल इज इक्वल टू x अर्क। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि स्टेप्स पे आपको ध्यान देना है, तो हम लोग यहाँ पर भी स्टेप के थ्रू जाएंगे। तो जूल जो होता है वो किस चीज का यूनिट है? तो जूल वर्क का यूनिट है, तो हम लोग वर्क का डायमेंशन लेंगे यहाँ पर। तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है? तो वर्क का डायमेंशन होता है L⁻², M⁻⁻1 और T⁻²। ये होता है वर्क का डायमेंशन, राइट, इज इक्वल टू x। अब अर्ग जो है ये भी क्या है? वर्क का ही यूनिट है, तो यहाँ पर भी डायमेंशन तो वही आएंगे, सिर्फ फर्क क्या पड़ जाएगा यहाँ पर, आप समझ गए होगे, राइट। तो यहाँ पर भी वर्क का ही यूनिट आएगा, तो यह आएगा L⁻², M⁻⁻1 और T⁻²। ओके,
तो पिछले केस में जैसे हम लोगों ने किया था वैसे ही करेंगे, यहाँ पर भी हम 1 1 1 यूज कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 2 2 और 2। ओके, अब हम लोगों को x ये फैक्टर निकालना है, इसलिए ये वाली जो टर्म है इसको हम ये साइड में ले लेते हैं। दिस टर्म विल टेक हियर इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लेंगे और जो डायमेंशन सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज है उनको अलग अलग सेपरेट करके लिख लेंगे। मतलब ये मान लेते हैं, ये मैंने लिखा यहाँ पर l⁻⁴ अपॉन l⁻², और यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर पावर देखिए, यहाँ पर इसका पावर कितना है 2 है। ओके, सेकेंड ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे m⁻⁴, उसके बाद m⁻², और ये यहाँ पर पावर कितना है इसका 1 है। इसके बाद टाइम का अगर हम लोग देखें तो टाइम का भी हम लिखेंगे यहाँ पर t1 और ये t2, और पावर कितना आएगा यहाँ पर -2 इसका पावर है, और यहाँ पर x अभी भी यहीं पर है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर ऊपर के जो क्वांटिटीज है वो कौन से सिस्टम में आते हैं, एसआई सिस्टम में आते हैं, और जो नीचे की क्वांटिटी है वो सीजीएस सिस्टम में आते हैं। राइट, तो अब आपको क्या करना है, कन्वर्जन किस में करना है, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्जन फैक्टर निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर जो लेंथ होती है, लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो अगर एसआई सिस्टम की बात करें तो एसआई सिस्टम में हम लोग इसे मेजर करते हैं मीटर में, और अगर सीजीएस सिस्टम में बात करें तो हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। तो इसका पावर एज इट इज वैसे लिखेंगे हम लोग। राइट, अगर हम मास की बात करें तो मास में भी हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको हम केजी में मेजर करते हैं, और सीजीएस में हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं। राइट, और इसका पावर आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर पावर कितना है, यहाँ पर पावर 2 है, करेक्ट। ओके, और यहाँ पर पावर कितना है 1 है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो टाइम हम लोग इसमें भी सेकंड में मेजर करते हैं, और सीजीएस में भी सेकंड में मेजर करते हैं, और इसका पावर -2 रहेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू एक्स। अब सॉल्व करना है बेसिकली आप लोगों को, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को कन्वर्जन किस में करना है, तो ये अर्ग में कन्वर्जन यानी फैक्टर हम लोगों को निकालना है, यानी सीजीएस सिस्टम का हम लोगों को कन्वर्जन करना है यहाँ पर। सो ऊपर की जो क्वांटिटी है वो जैसे कि आप देखते हो कि एसआई सिस्टम में है, तो मैं क्या करूंगा, इसका कन्वर्जन कर दूंगा सीजीएस में। तो मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय दिस सेंटीमीटर एज इट इज। ओके, और यहाँ पर ये पावर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, नाउ केजी का कन्वर्जन तो आप जानते हो, केजी को हम लोग लिखेंगे 1000 ग्राम, राइट, डिवाइडेड बाय ग्राम। ओके, और पावर रहेगा वैसे ही कि वैसे ही 1। यहाँ पे तो s यानी जो सेकेंड सेकेंड ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1, और उसका पावर आ जाएगा आपका -2, और यहाँ पर जो है x एज इट इज, जो कि फैक्टर हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब ये 100 है और ये उसका स्क्वायर है, मतलब कितना हो जाएगा, ये 10⁻⁴ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ इंटू अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये हो जाएगा 10⁻3, करेक्ट। तो ये हो गया आपके पास x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई आपके पास 10⁻⁷। तो x की वैल्यू आ चुकी है आप लोगों के पास 10⁻⁷। इसका मतलब ये है क्या, अगर हम लोग इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ये देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 में कह लेता हूँ। सो अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो क्या मिल जाता है यहाँ पर, तो आपको आपका आंसर मिल जाता है। सो क्या आंसर मिलेगा आप लोगों को, आपको मिलेगा यहाँ पर 1 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, करेक्ट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कन्वर्जन फैक्टर निकाल सकते हो आसानी से। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यूज की तरफ। नाउ इसका थर्ड यूज जो है बेसिकली टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन, टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप और रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इसका सिंपल मतलब ये है कि हम लोगों को क्या करना है, कोई फॉर्मूला डिराइव करना है। ओके, तो आप लोगों को अलग अलग क्वांटिटी दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि इसका एक फॉर्मूला डिराइव करके बताइए। इसे भी हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर पहला एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूं मैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है क्या, द फोर्स F इज रिलेटेड विथ मास m, velocity v and radius r. So establish the relation
establish the relation of f with m, v एंड r। ओके, तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, एक हिसाब से एक फॉर्मूला ही डिराइव करना है। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी आप लोगों को स्टेप्स के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप स्टेप्स समझ जाएंगे तो आपको ये आसानी से सॉल्व करते आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली स्टेप्स आप लेंगे, मान लेते हैं कि जो फोर्स है ये सारे क्वांटिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। सो लेट F is directly proportional to m raised to a, then v raised to b and r raised to c. So where a, b, c are nothing but the powers. We don't know actually क्या a, b, c क्या होते हैं, राइट? हमें नहीं पता कि फोर्स m से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या किसी एक्सपोनेंट के प्रोपोर्शन है, व्हाटएवर। हम लोगों को अभी फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं पता। ओके, तो हम लोग इसे डिटरमाइन करेंगे। तो एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल देंगे तो f इज इक्वल टू k वन ऑफ द कांस्टेंट विल टेक हियर, और यहाँ पर आ जाएगा m रेस टू a, v रेस टू b और r रेस टू c। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 करके रख सकते हो। ओके, अब देखिए स्टेप्स को फॉलो करना है। आप क्या करिए, यहाँ पर LHS के साइड में भी आप क्या करिए, डायमेंशन लिख लीजिए, और RHS में भी हम डायमेंशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फोर्स का डायमेंशन हम सबको पता है कि L रेस टू 1, m रेस टू 1 और t रेस टू -2 होता है, करेक्ट? उसी तरह से k कांस्टेंट है, और यहाँ पर m यानी मास m रेस टू 1 लिखेंगे। पावर कितना है यहाँ पर, इसका a ले लेंगे। उसके बाद क्या है, v वेलोसिटी का डायमेंशन L रेस टू 1 और t रेस टू -1 होता है, और पावर ले लेंगे हम इसका b, ठीक है? और r मतलब क्या है, रेडियस है या डिस्टेंस है, तो उसको हम लोग लेंथ में मेजर करने आए तो L रेस टू 1 आ जाएगा, और पावर कितना आ गया यहाँ पे c। सॉल्व करेंगे इसको भी हम लोग, राइट? ओके, तो यहाँ पर देखिए ये L रेस टू 1, m रेस टू 1 और t रेस टू -2 एज इट इज रहेगा। k कांस्टेंट लेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लीजिए m रेस टू a, उसके बाद यहाँ पर L रेस टू a, L रेस टू b, t रेस टू -b, ठीक है ना? a माइनस बी है, ओके। उसके बाद L रेस टू c, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करते हैं फिर से। L रेस टू 1, m रेस टू 1 और t रेस टू -2, ठीक है, इक्वल टू k वैसे ही रखेंगे, और एक साथ लिख लेते हैं। अब ये देखो यहाँ पर m रेस टू a एज इट इज, ये देखो L रेस टू b और ये L रेस टू c, इनके बेसिस सेम है तो इंडाइसिस की एडिशन कर सकते हैं हम। तो क्या आ जाएगा, L रेस टू b प्लस c, ओके। और यहाँ पर ये t रेस टू -b, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली अब हम लोग यहाँ पर पावर्स को जो है इक्वेट कर लेंगे, इनके पावर्स को इक्वेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पावर्स को किस तरह से इक्वेट करते हैं। तो पावर्स को इक्वेट करेंगे तो देखो यहाँ पर L का पावर कितना है, L का पावर कितना है यहाँ पर, हियर व्हाट इज द पावर ऑफ L, L का पावर 1 है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले, इक्वेटिंग द पावर्स को इक्वेट करेंगे। तो ये यहाँ पर L की पावर कितनी 1 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 इज इक्वल टू, ये साइड में L की पावर कितनी, ये साइड में L की पावर कितनी है, दिस साइड, ये साइड में अगर हम L की पावर देखेंगे तो L की पावर कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पर, B प्लस सी। तो यहाँ लिखूंगा मैं B प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग M की पावर देखें तो M की पावर भी कितनी है यहाँ पर 1, M की पावर कितनी है 1, और यहाँ M की पावर कितनी है A, तो A की वैल्यू आ गई आपके पास, A की वैल्यू आ गई आपके पास 1, तो हमें A की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। उसके बाद T के ऊपर पावर कितना है -2, और ये साइड में T की पावर कितना है -b, यानी यहाँ पर B की वैल्यू भी आपको मिल जाती है। B की वैल्यू कितनी मिल गई, B की वैल्यू मिल गई आपके पास 2। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर हम इसी इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमें C की वैल्यू भी मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, इसको इसमें पुट कर दीजिए तो ये 1 पुट करेगी, यहाँ पर 2 की वैल्यू, तो ये हो गया बेसिकली, ये आ गया 1 इज इक्वल टू B की वैल्यू कितनी आई है 2 प्लस C, यानी C की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1। सो हमारे पास अब वैल्यूज आ गए A, B और C के, राइट?
अब इसे क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने की कोशिश करेंगे। ओके, और इक्वेशन 1 में हम पुट कर ही देते हैं इसको। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलता है यहाँ पर, f इज इक्वल टू k तो कांस्टेंट है, m रेज टू a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1, v रेज टू b की पावर कितनी आ गई 2, और r रेज टू c की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसे अगर मॉडिफाइड करके लिखना चाहते हैं तो वैसे भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल f इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r। और ये एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। दिस फॉर्मूला इज फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटीज दे रखी है और आपको बोला है कि इनके बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करके बताओ, तो आप डायमेंशन एनालिसिस के जरिए से क्या कर सकते हो, इनके इक्वेशन को आसानी से प्रूफ कर सकते हो, या फॉर्मूले को आराम से क्या कर सकते हो, आप डिराइव कर सकते हो। ओके, तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है सॉल्व करने के, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हैं किसी भी फॉर्मूले को मॉडिफाइड करने के लिए। एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। हाँ, तो देखिए दूसरा हम लोग क्वेश्चंस ले सकते हैं। कुछ दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज डिपेंड्स ऑन द लेंथ एल एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को रिलेशन स्टैब्लिश करना है टाइम पीरियड और लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर जो लिया है, तो स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम लोग हमेशा की तरह, राइट। तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, तो पहले हम मान के चलेंगे कि ये सारे के सारे प्रोपोर्शनलिटी में है। सो सपोज t is directly proportional to the l raised to a and g raised to b। ओके, एक्चुअली हम लोगों को नहीं पता कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, t क्या है, t किस तरह से प्रोपोर्शनल में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, वी डोंट नो। ओके, तो हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के जरिए से इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट दे सकते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो पहले स्टेप में हम लोग इस तरह से इसको प्रोपोर्शनलिटी में बता देंगे, और फिर दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, t विल बी इक्वल्स टू एक कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पर, वन कांस्टेंट विल टेक हियर, एंड दिस इज नथिंग बट द l रेज टू a एंड g रेज टू b हियर वी आर कंसीडर। ओके, सपोज दिस इज कंसीडर टू बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग t यानी टाइम पीरियड जो है बेसिकली दैट इज नथिंग बट द t रेज टू 1 ले लेंगे यहाँ पर, इसका डायमेंशन इज इक्वल टू k तो कांस्टेंट है यहाँ पर, l का मतलब तो ये लेंथ होगी, तो ये l रेज टू 1 ले लेंगे, और पावर यहाँ पर हम a ले लेंगे। उसके बाद g मतलब एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन होता है, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, l रेज टू 1 और t रेज टू -2 जो कि एक्सेलरेशन का हमारा क्या है, डायमेंशन है। ओके, और ये पावर जो है इसके ऊपर b लिख लेते हैं। सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ये आ गया आपका t रेज टू 1, ओके, इज इक्वल टू k कांस्टेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लेंगे आप l रेज टू a, और यहाँ पर आप लिखेंगे l रेज टू b और t रेज टू -2b। ठीक है ना। ओके, अब नाउ इक्वेटिंग द पावर्स को इक्वेट कर लेते हैं। एक और स्टेप है यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, l रेज टू 0, m रेज टू 0 और t रेज टू 1। आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं ताकि आपको इक्वेट करने में आसानी हो जाए। k into the bracket l रेज टू a, और ये बेस देखिए इनका सेम है, तो ये a प्लस b यहाँ पर हो जाएगा, और ये t रेज टू -2b आप लिख सकते हो। ठीक है, नाउ इक्वेटिंग द पावर्स या कंपेयरिंग द पावर्स आप कह सकते हो यहाँ पर। तो इक्वेटिंग द पावर्स, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये 0 है, यानी l के ऊपर जो राइट पावर है वो 0 है, तो 0 इक्वल टू इसके ऊपर l के ऊपर कितना पावर है, l के ऊपर कितना पावर है, ये साइड में अगर हम लोग देखें तो l के ऊपर कितना पावर दिखाई दे रहा है, l के पावर है a प्लस बी, तो a प्लस बी यहाँ पर लिखेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर m की वैल्यू तो 0 है, और यहाँ पर तो m है ही नहीं, तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। तो t के ऊपर यहाँ पर कितना पावर है 1, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 1 इज इक्वल टू -2b। तो इसका मतलब ये है क्या, 1 इज इक्वल टू -2b अगर है,
तो b की वैल्यू कितनी बन गई आपके पास, b की वैल्यू बन गई 1/-1/2 यहाँ पर वैल्यू बन गई। तो b की वैल्यू कितनी बन गई यहाँ पर, -1/2 वैल्यू बन गई। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, यानी ये वैल्यू को उठाकर हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो क्या मिल जाती है यहाँ पर, देखिए 0 a माइनस बी। ओके, तो b, सॉरी माइनस बी बोल रहा हूँ, सॉरी, a प्लस बी है तो माइनस यहाँ पर लिख लिया -1/2। b की वैल्यू जो है -1/2 है, तो इसको इधर ले लेंगे तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। ओके, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई है और b की वैल्यू भी आ गई है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू k तो कांस्टेंट है, l रेस टू a की वैल्यू कितनी आई हमारी 1/2 आ गई है। ओके, और g रेस टू b की वैल्यू कितनी है, -1/2 है। सो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू k तो वैसे ही रहेगा, l रेस टू 1/2 डिवाइडेड बाय g रेस टू 1/2 भी हम लिख सकते हैं इसको। इसी के साथ इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट एल में लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट जी में। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, के इंटू द ब्रैकेट एल अपॉन जी। ओके, तो ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन, यानी टाइम पीरियड का जो फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पर बन चुका है। तो ये आपको इस तरह से मिल जाएगा, टी विल बी इक्वल्स टू के इंटू द ब्रैकेट एल अपॉन जी। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बनते हुए आपको दिख गया होगा, राइट। तो इस तरह से बेसिकली डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं वो चेक कर सकते हैं, फिर कन्वर्जन फैक्टर्स हम लोग निकाल सकते हैं, और कोई भी एक फॉर्मूला जो है उसको डिराइव भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल दिए और रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए कहा है तो हम उसको भी इसके जरिए से कर सकते हैं। तो डायमेंशन का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अच्छे से आप लोगों को स्टडी करना है और प्रैक्टिस भी करना है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर